प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के DG 7 प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म भाग 3 पढ़ेंगे और विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 1 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सदिश बीजगणित भाग 1 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में गतिमान, आवेश और चुंबकत्व भाग 4 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म का तीसरा भाग। तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें हम पहली विधि पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास 2 समीकरण दिए होंगे। यहाँ पर है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण 2। हमें समीकरणों में से x तथा y जो कि चर है उनका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी एक समीकरण को लेंगे। आप चाहे तो समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को कंसीडर कर रहे हैं। समीकरण 1 में आप देखें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ 2 चर हैं, एक x है एक y। तो हम करते क्या है, हम किसी एक चर संख्या की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यानी चाहे तो हम x को निकाल सकते हैं यहाँ से, चाहे तो हम y को निकाल सकते हैं। तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, x वाले पद को छोड़कर बाकी सभी पदों को दाईं तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है a1x बराबर माइनस b1y माइनस c। अब हमें x का मान चाहिए और यहाँ पर दाईं तरफ a1x है, तो हम क्या करेंगे, a1 से भाग दे देंगे। इस प्रकार हमें पता चलेगा कि x का मान है माइनस b1y माइनस c1 बटे में a1। तो यहाँ से आपने x का मान ज्ञात कर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x1 का मान हमारे पास वास्तविक संख्या नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे एक चर संख्या है y। तो अभी हमें x का मान पूरी तरीके से ज्ञात नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो x का मान है इसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें जो x है यहाँ पर, इसमें हम ज्ञात किए गए x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें मिलेगा a2 इंटू माइनस b1y माइनस c1 बटे में a1 जो कि x का मान है, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 जो कि समीकरण 2 में बाकी संख्याएं हैं। अब आप देख रहे हैं इस पूरे समीकरण में एक ही चर संख्या है। तो अगर एक समीकरण हो और एक चर हो तो हमें उस चर का मान ज्ञात हो जाता है, एक वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ अगर आप इस समीकरण को हल करें तो आपको जो y का मान ज्ञात होगा वो एक वास्तविक संख्या, और इसी y के मान को आप
ऊपर वाले समीकरण में जहां y है वहां पे प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हम x तथा y दोनों का ही मान ज्ञात कर पाएंगे। चलिए एक प्रश्न को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो हम चाहे कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं। तो आइए समीकरण 1 लें जो है x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें हम x का मान ज्ञात करेंगे y के पद में। तो इस प्रकार x प्लस वाई बराबर 14 से x का मान ज्ञात क्या होगा, माइनस वाई प्लस 14। अब इसको हम यूज करेंगे y का मान ज्ञात करने के लिए। तो x का यह मान हम क्या करेंगे, समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 जो कि समीकरण 2 है में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट करना। मतलब x के मान को दूसरे समीकरण में जहां पर x है वहां पर एज इट इज पुट कर देंगे। तो यहां से हमें ज्ञात होता है कि अगर हम x की जगह पर दिए गए x के मान को पुट करें तो हमें मिलेगा माइनस वाई प्लस 14 माइनस वाई बराबर 4। अब y का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम y को हम बाईं तरफ ही रहने देंगे और प्लस 14 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ज्ञात होगा माइनस 2y बराबर माइनस 14 प्लस 4, जहाँ से हमें ज्ञात होगा माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 10 के, यानी y का मान आ जाएगा 5। अब y के मान को हम ऊपर वाले इक्वेशन यानी कि x बराबर माइनस वाई प्लस 14 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस 14, जिसको हल करने पर x बराबर आ जाएगा 9। इस प्रकार x बराबर 9 तथा y बराबर 5 इस समीकरण युग्म का उत्तर है, यानी कि हल है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। हम क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण को लेंगे और किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखेंगे। तो चलिए पहले समीकरण से शुरू करते हैं। पहला समीकरण है x प्लस 2y माइनस का 4। इसमें से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 को हम लिखेंगे x बराबर माइनस 2y प्लस 4 की फॉर्म में, क्योंकि प्लस 2y और माइनस 4 बाईं तरफ है और हम उसको दाईं तरफ लेके जाएंगे तो उसके साइन बदल जाएंगे, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब हमने x का मान ज्ञात कर लिया y की पद में जो कि है माइनस 2y प्लस 4। हम क्या करेंगे, हम इस x के मान को दूसरे समीकरण यानी कि 2x प्लस 4y माइनस 12 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो x है 2x के साथ, उस x में हम x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो इस प्रकार हमें पता चलेगा 2 इंटू में माइनस 2y प्लस 4 जो कि x का मान है, प्लस में 4y माइनस 12 जो कि समीकरण 2 में से हमने एज इट इज उतारा है। अब इस समीकरण को अगर हम हल करें तो बाहर वाले 2 से अंदर गुना करने पर हमें मिलेगा माइनस 4y प्लस 8 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब माइनस 4y प्लस 4y दोनों को अगर आप हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट होकर के, क्योंकि एक ही संख्या है दोनों, तो ये कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। इस समीकरण में एक भी चर संख्या नहीं बचा, यानी इस समीकरण का हल हम नहीं ज्ञात कर सकते, यानी इस समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं है। अब आप चाहें तो जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिस तरीके से हम इनके रेशोज को कंपेयर करके बताते हैं कि क्या समीकरण का हल है या नहीं, तो आप चाहें तो उस तरीके से देखें तो आपको मिलेगा कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा
एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करना बीजगणितीय विधि से, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि की। हम अगली वीडियो में सेम टॉपिक करेंगे, जिसमें हम अगला मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग 3.3 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी गणित की किताब का सॉल्व कर सकते हैं तथा उसके साथ जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं उससे पहले वो भी आप हल कर पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो जाहिर सी बात है, हम इसके अंदर कार्बन की बात करने वाले हैं और उससे जुड़े हुए कुछ यौगिक होंगे, उनकी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें हम क्या जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन की और साथ में हम जानेंगे कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, अब तक हम 118 तत्व के बारे में ज्ञात कर चुके हैं। अब 118 तत्व हैं, परंतु फिर भी एक पूरा अध्याय आधारित है सिर्फ एक तत्व पे। ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा कि कार्बन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को ऑक्सीजन देने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, जिससे ऑक्सीजन बनती है। अब यहाँ पर आप एक नाम देखेंगे, कार्बन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे, और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से हमारा जीवन निर्भर करता है कार्बन पे। और सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, दरअसल कार्बन और भी बहुत ज्यादा कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये सब क्यों है, ये हम इस चैप्टर के एंड तक समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए, परंतु उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी हैं जो हम पहले से जानते हैं, परंतु एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है परमाणु क्रमांक। रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों को एक अलग अलग परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर दिया गया है, जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। अब अलग अलग क्यों है? मान लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का ही परमाणु क्रमांक 1 होता, तो दिक्कत क्या हो जाती कि अगर कोई ये कहता कि मुझे एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा एटम दो जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती कि उसे हाइड्रोजन का एटम देना है या फिर हीलियम का। और इसीलिए हर अणु या हर एटम का जो परमाणु क्रमांक है वो अलग होता है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हरे रंग से दिखाया गया है वो प्रोटॉन है। और दरअसल ज्यादातर अणुओं में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ही होती है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे एटम हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 3, यानी कि हमारा जो अणु है वो लिथियम का अणु है। चलिए अब एक और बात समझते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये क्या होता है? अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए आप इसे देखिए। आपको ये तो याद होगा ही, सेंटर में हमारा है नाभिक और उसके आसपास है KLMN शेल। इसमें होता क्या है कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसी तरीके से आगे चलता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डाला जाए। तो चलिए अगर इतनी बात समझ आ गई है तो शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए। अब कार्बन का क्या है कि वो धरती पर
3 अलग अलग रूपों में मिलता है और उसके जो तीनों रूप हैं उन्हें अपरूप कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले अपरूप को समझते हुए, जो कि है ग्रेफाइट। यह हमारी पेंसिल्स में लगा होता है, जिससे लिखते हैं हम, वो ग्रेफाइट होता है। अब इसका क्या है कि यह बहुत ही मुलायम होता है। जाहिर सी बात है, आपने भी कई बार पेंसिल को जब छीला होगा तो वो छीलते ही कई बार टूट जाता है, तो ग्रेफाइट इतना ज्यादा मुलायम होता है। दूसरा, यह विद्युत का सुचालक होता है। तो अगर आप ग्रेफाइट पे एक जगह से तार जोड़ें और दूसरी जगह पे दूसरा तार लगाएं तो वहां पर जो विद्युत है वो प्रवाह कर जाएगी, बिकॉज यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका दूसरा अवरूप है डायमंड यानी कि हीरा। अब हीरा प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अवरूप इतना मुलायम कि हाथ से टूट जाता है और दूसरा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे कठोर तत्व। यहाँ पर डायमंड जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और यह बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। इसका एक और अवरूप है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन, परंतु इसकी खोज हाल ही में हुई है और हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि इसमें 60 कार्बन के अणु होते हैं जो इसे एक फुटबॉल जैसा आकार देते हैं, और इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो ये 3 अवरूप है जिस रूप में हमें कार्बन धरती से मिलता है। चलिए अब समझते हैं कार्बन के कुछ रासायनिक गुणों को। तो जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर या फिर हम कहें कि परमाणु क्रमांक है वो होता है 6। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2,4, क्योंकि जो K शेल है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बाकी के जो 4 हैं उन्हें हमें डालना पड़ेगा L शेल में। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी फिर, 4, क्योंकि बाहर वाला जो कोश है उसको पूरा करने के लिए या तो कार्बन को 4 अणु चाहिए या फिर 4 अणु त्यागने होंगे, और इसीलिए संयोजकता हो जाती है 4। कार्बन से बने तत्वों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, कार्बन से बने इसलिए कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के यौगिक के उदाहरण हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है जिसका परमाणु क्रमांक है 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8। यहाँ पर जो इसका बाहर वाला कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका बाहर का जो कोश है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और इसीलिए इसकी अभिक्रिया बहुत कम होती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं हीलियम का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक 2, और क्योंकि जो K शेल है यानी कि सबसे पहला वाला शेल उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका भी बाहर वाला कोश पूर्ण है और इसकी अभिक्रिया कम है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि चैप्टर है कार्बन का और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट गैसों की, तो इनकी बात कर ही क्यों रहे हैं। दरअसल हर तत्व अपना संयोजकता कोश पूर्ण करना चाहता है, यानी कि जिस तरीके से उत्कृष्ट गैसों का कोश पूर्ण होता है, सारे तत्व चाहते हैं कि उनका कोश भी पूर्ण हो। क्यों? यही कारण है क्योंकि अगर कोश पूर्ण होगा तो वो भी अभिक्रिया कम करेंगे और हर तत्व चाहता है कि उसकी अभिक्रिया सबसे कम हो। और यही कारण है कि जो कार्बन है वो भी चाहता है कि उसका जो बाहर वाला कोश है वो पूर्ण हो। अब इसके लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे, तभी उसका बाहर वाला कोश पूरा होगा। अब मान लीजिए कार्बन क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आता है, तो क्या कार्बन ऐसा कर सकता है? दरअसल कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे। तो क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। परंतु कार्बन ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है जो कार्बन के पास नहीं होती। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता, परंतु उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि क्या कार्बन अपना संयोजकता कोश पूर्ण नहीं कर सकता? दरअसल इसका उत्तर है कि नहीं, कार्बन ऐसा कर सकता है। तो अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो वो ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस समस्या से बचने के लिए कार्बन दूसरे अणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब इसका क्या मतलब है, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? इसे समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि शेयरिंग क्या होती है। मान लीजिए कि आपके जो ड्राइंग के शिक्षक हैं वो आपको कहते हैं कि आपको इंद्रधनुष बनाना है। अब उसके लिए आपको 7 अलग अलग रंग चाहिए।
परंतु मान लीजिए कि आपके पास 6 रंग हैं और आपके पास लाल रंग नहीं है, तो आप इंद्रधनुष नहीं बना पाएंगे। परंतु यहाँ पर क्या है कि आपके दोस्त के पास लाल रंग है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे लाल रंग दे दे, मुझे इंद्रधनुष बनाना है। तो आपको आपका फ्रेंड क्या कहता है कि ठीक है तू लाल रंग ले ले, परंतु मुझे अपने बाकी 6 रंग दे दे, क्योंकि मुझे भी बनाना है, सर ने मुझे भी बनाने को कहा है। तो आप कहेंगे ठीक है तू मुझे लाल रंग दे, मैं बना लेता हूँ, उसके बाद तू भी बना लियो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप दोनों का ही इंद्रधनुष बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आप दोनों ने मिलकर अपने जो कलर थे उनको आपस में बांट लिया। सहसंयोजी आबंध में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कि ये है कार्बन, जिसके बाहर वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के एटम ढूंढ लेता है मान लीजिए। तो हाइड्रोजन को क्या है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाए। तो ये हाइड्रोजन को कहता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन को, कि तुम चारों क्या करो, मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो हाइड्रोजन कहते हैं नहीं भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मुझे खुद 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या कहता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो, और हम क्या करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन बोलते हैं ठीक है, क्योंकि अब हाइड्रोजन के पास क्या है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाएगा। और अगर कार्बन हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से, तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चारों हाइड्रोजन है उनका भी बाहर वाला कोश पूरा हो गया। और अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का बाहर वाला कोश भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया कि आपस में इलेक्ट्रॉनों को बांट लिया है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन इस्तेमाल कर रहा है और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरीके से जो ये दोनों ही कंपाउंड है वो अपना बाहर वाला कोश पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH4, एक कार्बन का अणु है और 4 हाइड्रोजन के अणु है। इसे कहा जाता है मीथेन। और इस तरीके से जितने भी आबंध बनते हैं उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी आबंध। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। तो सबसे पहले हमने बात करी कार्बन की और उसके बाद हमने जाना कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी NCERT की किताब से कार्बन एवं उसके यौगिक वाले अध्याय में। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कार्बन में आबंधन और सहसंयोजी आबंध। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध की, कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में, और श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं उसे जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्विज 1, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के, ऑप्शन बी उसके संयोजकता के, ऑप्शन सी अनुभार, एंड ऑप्शन डी उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या के। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बन का अवरूप नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी फ्लोरीन। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा प्रश्न, निम्न में से किसके संयोजकता कोश को पूर्ण होने के लिए बस 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कॉपर, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन। पांचवा प्रश्न, प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी गोल्ड, एंड ऑप्शन डी प्लैटिनम। सही उत्तर फर्स्ट ए, सेकंड सी, थर्ड डी, फोर्थ डी, एंड फिफ्थ बी। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सदिश बीजगणित, जिसे इंग्लिश में हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। इस अध्याय को हमने 7 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित की भूमिका तथा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सदिश बीजगणित अर्थात वेक्टर अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये जानेंगे
कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात भौतिक राशि वो राशि होती है जिन्हें हम माप या तोल सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, पहली होती है अदिश और दूसरी होती है सदिश। अदिश को इंग्लिश में हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। चलिए जानते हैं अब हम एक एक करके इन राशियों के बारे में। तो दोस्तों एक ऐसी राशि जिसमें केवल एक मान परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड जो कि एक वास्तविक संख्या होती है सम्मिलित है, ऐसी राशियां अदिश अर्थात स्केलर्स कहलाती हैं। यानी कि वैसे क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश। आइए कुछ इसका उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि लंबाई यानी कि लेंथ, द्रव्यमान यानी कि मास, समय यानी कि टाइम, दूरी यानी कि डिस्टेंस, गति यानी कि स्पीड, क्षेत्रफल अर्थात एरिया, आयतन अर्थात वॉल्यूम, तापमान अर्थात टेम्परेचर, कार्य, वोल्टता, घनत्व, प्रतिरोधक इत्यादि ये सभी हैं स्केलर क्वांटिटीज अर्थात अदिश राशि। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अदिश के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी राशि की ओर, जो कि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा अर्थात डायरेक्शन भी सम्मिलित है। ऐसी राशियां सदिश कहलाती हैं। यानी कि वैसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वैसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स अर्थात उदाहरण। तो जैसे कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, बल फोर्स, भार वेट, संवेग मोमेंटम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सभी हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश। आइए इन उदाहरण को और अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस बॉल का डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो दोस्तों ये एक उदाहरण है सदिश राशि का। इसी प्रकार से आपको एक और उदाहरण स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो बस है ये चल रही है और अगर ये बस चल रही है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कोई दिशा भी होगी और साथ के साथ इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा। तो दोस्तों ये है उदाहरण सदिश के। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको अदिश और सदिश राशि के बारे में समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आइए अब हम ये जानते हैं कि इस अध्याय में हम और क्या सीखेंगे। तो दोस्तों इस अध्याय में हम सदिशों की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं जानेंगे, साथ ही हम सदिशों की विभिन्न संक्रियाएं के बारे में भी जानेंगे तथा इसके बीजीय एवं ज्यामितीय गुणधर्म के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम एक एक करके हमारे इन टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे सदिश की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले जानेंगे दृष्टि रेखा के बारे में। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक सरल रेखा दिख रही होगी AB, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि तीर के निशाने की सहायता से इस रेखा को दिशाएं प्रदान की जा सकती। इन दोनों में से निश्चित दिशा वाली कोई भी एक रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। चलिए दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि क्या एक दृष्टि रेखा खंड में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है इसमें हम रेखा L को रेखाखंड AB तक प्रतिबंधित कर देते हैं। तब यहाँ पर रेखा L पर परिमाण निर्धारित हो जाता है जिसे कि हमें यहाँ पर एक दृष्टि रेखाखंड प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक दृष्टि रेखाखंड में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को।
एक दृष्टि रेखाखंड सदिश होता है जिसे सदिश AB अथवा साधारणवत सदिश A के रूप में निर्दिष्ट करते हैं और इसे सदिश AB अथवा सदिश A के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जब भी आपको एक दृष्टि रेखाखंड दी हुई होगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक सदिश होगा, और अगर वो एक सदिश होगा तो उसे हम दिखाने के लिए उस रेखाखंड का नाम लिखते हैं और उसके ऊपर एक दिशा का चिन्ह बनाते हैं जो कि बताता है कि ये एक सदिश है। अर्थात हमारी अगली बिंदु है वह बिंदु A जहां से सदिश AB प्रारंभ होता है, प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, और वह बिंदु B जहां पर सदिश AB समाप्त होता है, अंतिम बिंदु कहलाता है। यानी कि अगर किसी सदिश का नाम आपको AB दिया गया है, उसका यह तात्पर्य होता है कि उस सदिश का A जो होगा प्रारंभिक बिंदु होगा और B उसका अंतिम बिंदु होगा। हमारी अगली बिंदु है किसी सदिश के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी सदिश का परिमाण अथवा लंबाई कहलाता है, और इसे मॉड AB वेक्टर अर्थात AB सदिश अथवा मॉड A सदिश के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाता है या फिर लेंथ कहलाता है, जिसे कि हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ AB वेक्टर लिखकर या फिर मॉड ऑफ A वेक्टर लिख। हमारी अगली बिंदु है तीर का निशान सदिश की दिशा को निर्दिष्ट करता है, यानी कि सदिश का जो दिशा होगी वो तीर के निशान से बताई जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका कि आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप वेक्टर को अर्थात सदिश को आसानी से निरूपित कर पाएंगे और उनकी मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन आसानी से बता पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में अर्थात स्थिति सदिश के बारे में। मान लीजिए हमने स्पेस में ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट P लिया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमने स्पेस में ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट P लिया है जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। तब यहाँ पर जो वेक्टर OP होगा जिसका कि इनिशियल पॉइंट O होगा और फाइनल पॉइंट P होगा, O के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाता है, जैसा कि आपको ये आकृति देखकर समझ आ रहा होगा, जिसका कि हम मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना चाहते हैं तो वो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ OP वेक्टर इज इक्वल्स टू √x² + y² + z²। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी पोजीशन वेक्टर के बारे में। इसके बारे में हम और अच्छी तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन की तरफ, यानी कि दिक् कोसाइन की तरफ। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक आकृति दिख रही होगी जिसमें हमने एक पॉइंट लिया है AXYZ जिसका कि पोजीशन वेक्टर है OA, जिसे हम वेक्टर A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों वेक्टर A के द्वारा XYZ एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए गए एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं, और साथ ही इन एंगल्स का कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है वेक्टर A का, जो कि होगा cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। तो दोस्तों इसी तरह से जब आप एक राइट एंगल OPA में देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos अल्फा इज इक्वल्स टू x/a। इसी तरह से जब आप एक राइट ट्रायंगल OQA में देखेंगे तो आपको यहाँ से cos बीटा का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा y/a। इसी तरह से जब आप एक राइट ट्रायंगल ORA को देखेंगे तो यहाँ पर आपको cos गामा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगा z/a। तो दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? वेक्टर A के द्वारा XYZ एक्सिस पर बन रहे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए गए एंगल्स अल्फा बीटा डायरेक्शन एंगल कहलाता है और उन एंगल्स का कोसाइन कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो दोस्तों
आशा करती हूँ कि आपको ये सभी सब टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हम इन पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे फर्दर वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन और साथ ही उनके कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे सदिशों के प्रकार। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का चौथा भाग समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम और इसके बाद कुछ अनुप्रयोग देखेंगे, जैसे परिनालिका और टॉरॉइड। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के अपने पहले विषय एम्पियर का परिपथीय नियम से। दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी B का किसी बंद परिपथ के लिए पाश समाकल पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा यानी I का μ0 गुना होता है। इसका मतलब समकलन B.dl बराबर होगा μ0 I के। आइए अब इस नियम को सिद्ध भी करके देखते हैं, और इसे सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर एक सीधा धारावाही चालक मान लेते हैं, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करती है, और इसके इर्द गिर्द में एक वृत्ताकार पथ की कल्पना कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल प्राप्त करना है। तो दोस्तों, यहाँ इस वृत्त के हर एक अवयव यानी dl और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान यानी वृत्ताकार पथ के तिर्यक होगी, जिसकी वजह से इनके अदिश गुणन यानी B.dl को हम लिख सकते हैं B.dl cos थीटा। और क्योंकि ये दोनों ही समान दिशा में है, इसलिए थीटा होगा 0, यानी ये होगा पाश समाकल B.dl। इसके अलावा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि किसी सीधे धारावाही चालक की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर μ0 बटे 4 पाई 2 I बटे R। तो अब हम यहाँ B का मान ऊपर वाले सूत्र में रखें तो B का पाश समाकल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ μ0 बटे 4 पाई 2 I बटे R dl। या इसे लिख सकते हैं कि μ0 बटे 4 पाई 2 I बटे R
इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब क्योंकि ये पद वृत्तीय है इसलिए dl का समाकल होगा 2 पाई r, यानी b का पार्श्व समाकल आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 i बटे r ब्रैकेट 2 पाई r, जिसे हल करने पर आता है b का पार्श्व समाकल बराबर म्यू नॉट i। आइए अब हम इस नियम की मदद से प्राप्त करते हैं कुछ विद्युत संयोजनों की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को, जिसमें सबसे पहला विद्युत संयोजन है परिनालिका। दोस्तों, परिनालिका का अर्थ है एक संयोजन जिसमें एक तार की कुंडली बनाई जाती है और इस कुंडली का व्यास इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। अब अगर इस परिनालिका से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को देखें तो वो एक दंड चुंबक के जैसा ही होता है। तो आइए अब हम इस परिनालिका की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो सबसे पहले हम एक एम्पियर पाश ABCD को मान लेते हैं, जिसका एक सिरा AB परिनालिका के केंद्र से होकर जाता है, जबकि दूसरा सिरा CD इस परिनालिका के बाहर है। तो अब एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से हम इस पाश ABCD के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल निकालते हैं, जो होगा म्यू नॉट गुना पाश में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, यानी N गुणा I गुणा L। अब अगर हम इस पूरे पाश ABCD में देखें तो इस पाश के कुल 4 अवयव हैं, AB, BC, CD और DA। तो इस पूरे पाश के समाकल को हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी B डॉट DL का पाश समाकल ABCD के लिए होगा A से B समाकल B डॉट DL जमा B से C समाकल B डॉट DL जमा C से D समाकल B डॉट DL जमा समाकल D से A B डॉट DL। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ BC और DA वाले सिरों पर ध्यान दें तो यहाँ पर DL की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, जिसकी वजह से इन दोनों ही समाकलों के मान हो जाएंगे 0। जबकि अगर CD के लिए बात करें तो दोस्तों, परिनालिका की लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे किसी संयोजन के बाहर यानी परिनालिका के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, यानी कि C से D के लिए समाकल B डॉट DL बराबर होगा 0। यानी कि इस पूरे परिपथ में वो भाग जिसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल हमें मिलेगा वो होगा AB। यानी हम लिख सकते हैं कि ABCD के लिए पार्श्व समाकल B डॉट DL बराबर होगा समाकल A से B B डॉट DL जमा 0 जमा 0 जमा 0, यानी समाकल A से B B डॉट DL। और क्योंकि AB के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी समान दिशा में है, इसलिए B डॉट DL हो जाएगा B DL cos 0, यानी कि B A से B का समाकल DL और DL को संकलित करें तो वो होगा इस परिनालिका की कुल लंबाई, यानी कि L। तो चुंबकीय क्षेत्र B का परिपथ ABCD के लिए पार्श्व समाकल आता है B गुणा L। अब एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से हमने जाना था कि चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल होता है म्यू नॉट गुणा N गुणा L गुणा I। तो इन दोनों ही समीकरणों को हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं, यानी कि BL बराबर होगा म्यू नॉट ब्रैकेट N गुणा L गुणा I, जिससे चुंबकीय क्षेत्र B आता है म्यू नॉट N I। आइए अब एक और विद्युत संयोजन टॉरॉइड की बात करते हैं और प्राप्त करते हैं इस टॉरॉइड की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से।
तो दोस्तों टॉरॉइड एक ऐसा संयोजन है जिसमें एक तार की कुंडली बनाकर उसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। दोस्तों इस टॉरॉइड की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल होता है म्यू नॉट गुणा वृत्त में बहने वाली विद्युत धारा के। आइए इसे समझने के लिए हम यहाँ एक टॉरॉइड लेते हैं जिसमें एम्पियर परिपथ को एक वृत्त मान लेते हैं जो इस टॉरॉइड के केंद्र से r दूरी पर है और इस टॉरॉइड में कुछ इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अगर प्रति इकाई लंबाई कुंडलियों की संख्या n है तो इस टॉरॉइड में कुल विद्युत धारा होगी 2 पाई r n गुणा I और इस पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल होगा B गुणा 2 पाई r और जो बराबर होगा म्यू नॉट गुणा पाश में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा के, यानी म्यू नॉट गुणा 2 पाई r n गुणा I के, जिसे हल करने पर B आता है म्यू नॉट n गुणा I। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी विद्युत संयोजन की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ प्रति इकाई कुंडलियों की संख्या और विद्युत धारा पर निर्भर करता है। आइए अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, एक 0.5 मीटर लंबी परिनालिका में 500 कुंडलियां हैं और इसके केंद्र में 2.52 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि म्यू नॉट बराबर है 4 पाई गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 टेस्ला प्रति मीटर के। तो दोस्तों जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि परिनालिका के केंद्र में बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर 2.52 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 टेस्ला, जबकि इस परिनालिका की लंबाई है 0.5 मीटर और इस परिनालिका के अंदर कुंडलियों की संख्या है 500। अब अगर हम प्रति इकाई कुंडलियों की संख्या यानी n निकालें तो वो होगी n बटे I यानी 500 बटे 0.5 यानी 1000 प्रति मीटर। अब अगर परिनालिका की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करना है तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट गुणा n गुणा I, जहां से I आता है B बटे म्यू नॉट गुणा n। तो अब इस सूत्र में हम सभी राशियों का मान रखते हैं और इसे हल करते हैं तो विद्युत धारा I आती है 2.0 एम्पियर। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसे हमने किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल प्राप्त कर सिद्ध भी किया। इसके बाद हमने देखा एम्पियर के परिपथीय नियम के कुछ अनुप्रयोग। किसी परिनालिका की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त कर जिसका मान आता है म्यू नॉट गुणा n गुणा I। इसके अलावा किसी टॉरॉइड की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान भी समान होता है। दोस्तों हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे नए विषयों की। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव की। तब तक के लिए गुड बाय।
हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने गणित में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म भाग 3 पढ़ा और विज्ञान में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 1 की जानकारी ली। वहीं क्लास 12 में गणित में सदिश बीजगणित भाग 1 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में गतिमान, आवेश और चुंबकत्व भाग 4 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 10 में हम सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद भाग 1 की शुरुआत करेंगे और इंग्लिश में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 और 2 की शुरुआत करेंगे। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान में पृष्ठ रसायन भाग 3 को देखेंगे और जीव विज्ञान में वंश गति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 2 पढ़ेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।